So our next problem says that figure shows a long wire having uniform charge density lambda as shown. हमारे पास ये लंबा सा वायर है जो कि जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. ये लेंदी वायर है, लंबा वायर है, बट यहां पर इसका एक एंड है, ये क्वेश्चन में गिवन. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. अगर ये वायर यहां से इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपको इस वायर के लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लेंथ दे रखा है, सॉरी परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया गया है उसका लेंथ दे रखा है आर, और ये वाला एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री. अब इसका इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए ये देखते हैं. देखिए दो तरीके हैं, एक तो है सीधे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का और एक है कंपोनेंट्स निकालने का. तो मैं सीधे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरीका बता रहा हूं. पहले ये पॉइंट इन्फिनिटी पर है, इसलिए इस पॉइंट पी को इन्फिनिटी से जोड़ने वाली लाइन कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी. ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. ये इन्फिनिटी पर है, यहां नहीं है, इन्फिनिटी पर है. इन्फिनिटी से पॉइंट पी को जोड़ोगे तो एकदम ऐसे पर पैरेलल लाइन जाएगी. क्यों, आप ऐसे समझ सकते हो, एक लाइन को इन्फिनिटी पे कट करने वाली लाइन कैसी होगी, पैरेलल ही होगी ना. दो लाइंस इन्फिनिटी पे कब इंटरसेक्ट होती हैं, जब दोनों पैरेलल हो. तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा ऐसे. सच दैट ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 इज साइन 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू k लैम्डा बाय आर. इतना सिंपल सा आंसर है. ये डायरेक्शन किधर है 30 डिग्री. आप इसको यूज करके कंपोनेंट्स निकाल सकते हो. मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं जिसमें हमारे पास सीधा फॉर्मूला कंपोनेंट्स का था, उसी लिए एग्जांपल लिया गया है, ताकि अगर आप कंपोनेंट्स वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हो और वायर कुछ इस तरीके का आए तो कैसे उस सिचुएशन को आप हैंडल करोगे ये सीख पाए. तो इसके लिए पहले हम लोग एक रेफरेंस के लिए वापस से डायग्राम बना लेंगे फाइनाइट वायर वाला. फाइनाइट वायर के केस में हमने देखा था कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, ये ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल. इस तरीके से बोल रहा हूं. लेट्स से ये वाला एंगल थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है. तो आपका जो ई परपेंडिकुलर है दैट इज गिवन बाय k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. वहीं आपका ई पैरेलल गिवन मिलता है आपको k लैम्डा बाय आर टाइम्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. अब ध्यान दीजिए, थीटा 1 कौन सा वाला एंगल है, जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अज्यूम किया है उसके साथ वाला एंगल थीटा 1. पैरेलल कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में लिया है वो वाला एंगल थीटा 1 है, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हम बोल सकते हैं, अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस डायग्राम में आप बोलोगे कि थीटा 2 तो सर आपका पूरा 90 डिग्री है, पर थीटा 1 जो है उसकी वैल्यू 30 डिग्री नहीं है, माइनस 30 डिग्री है. ध्यान दीजिए, इधर की तरफ 30 डिग्री तो उधर की तरफ क्या हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा ना. ऐसा है ना वायर. ये अगर 30 डिग्री होता, थीटा 1 है, उधर की तरफ कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा. ये क्या हो गया माइनस 30 डिग्री. अब अगर आप इनको डालोगे यहां पर तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1. साइन थीटा 1 इज minus sin 30 degree is minus 1 by 2 plus sin theta 2, that means 1, that is equal to k lambda by 2r. और अगर हम E पैरेलल निकालें तो E पैरेलल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E पैरेलल की वैल्यू आएगी k lambda by r into cos theta 1 minus cos theta 2. cos theta 1 is cos minus 30 degree is root 3 by 2 minus cos theta 2 is cos 90 degree is 0, that is equal to root 3 k lambda by 2r. इस डायरेक्शन में
हम देखते हैं हमारा पिछले वाला आंसर क्या इसके साथ एग्री कर रहा है। अगर हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इसकी वैल्यू कितनी थी, के लैम्डा बाय आर थी। इसके अगर हम दो कंपोनेंट करें तो इधर आ जाएगा के लैम्डा बाय आर कॉस 30 डिग्री, दैट इज √3 के लैम्डा बाय आर, और इधर वाला कंपोनेंट के लैम्डा बाय आर साइन 30 डिग्री, दैट इज के लैम्डा बाय 2r। तो आप देख सकते हो आंसर वही आया जो दूसरे मेथड से आया, दोनों मेथड से सेम आंसर आया, इसलिए हम सही कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा इस चीज पे, ये थीटा जो है ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री की जगह आपको θ1 -30 डिग्री यूज करना पड़ा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहीं पर गलती होती है, बाकी तो सब आसान है। हमारे अगले प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, इनफाइनाइट शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, इज लाइंग इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। कैसे, मतलब इधर एक्स होगा, अंदर की तरफ वाई होगा, ऊपर की तरफ मान लेते हैं जेड होगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी शीट है जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ जो आपकी वाई एक्सिस है वो अंदर की तरफ है, और जेड एक्सिस हम लोग ऐसे ले लेते हैं। इसके ऊपर ये बहुत बड़ी शीट है और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा की, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है प्लस है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज लिया। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज -q0 एंड मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट विद वेलोसिटी u। इस प्लेट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर। इसका मास दे रखा है m, चार्ज दे रखा है -q0। हमें बताना है कि इस पार्टिकल का ये मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज कितना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जाके इसी प्लेट पे वापस गिरेगा। हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रेंज और इसका मैक्सिमम हाइट बताना है। तो देखिए किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करूं, इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और साथ ही साथ एक नीचे की तरफ q इंटू ई लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स लगा दैट इज -mg -qe के कैप। इसका मतलब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया माइनस टाइम्स g प्लस QE बाय m के कैप। माइनस के कैप क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बेसिकली g की जगह, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में g होता है उसकी जगह यहां पे g प्लस QE बाय m आ गया। तो हम कह सकते हैं कि g की इफेक्टिव वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हो गई है g प्लस QE बाय m। अब देखिए ऐसे में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक में पूछा जा सकता है कि आप पूरा आंसर बताइए, दूसरे में बोला जा सकता है कि जी को इग्नोर करके बताइए। दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हो। मैं जी को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं सीधे आंसर बताऊंगा। मैंने विदाउट इग्नोरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेरा जी इफेक्टिव इतना है। आप चाहो तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उसे इग्नोर भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जी प्लस क्यू बाय एम आपका जी इफेक्टिव आया। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी होता है, तो जी की जगह जी प्लस क्यू ई बाय एम। सिंपल। जहां जहां रेंज, टाइम, जिसकी भी फॉर्मूले में जी आता था उस जी की जगह जी इफेक्टिव डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्शन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल्स के बीच में, इट्स जस्ट लाइक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। आपका जो मैक्सिमम हाइट एच है उसका फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 टाइम्स जी की जगह जी प्लस क्यू ई बाय एम। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने रेंज का भी फॉर्मूला पढ़ा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की जगह जी प्लस क्यू ई बाय एम। तो ये आपके आंसर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस प्रोजेक्टाइल मोशन याद होना चाहिए। इस चैप्टर में
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम यूज हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा यूज हो रहा है. Our next question says that a block of mass small m and charge capital Q is resting on a frictionless plane. Frictionless plane में rest कर रहा है at a distance d from a fixed large non-conducting vertical infinite sheet of charge density minus sigma. क्या कहा? एक वर्टिकल शीट है, इनफाइनाइट शीट, बहुत बड़ी शीट है, जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको माइनस सिग्मा. ये इसके बगल में एक प्लेन पर, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m दे रखा है, चार्ज कैपिटल Q दे रखा है. नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखा है, इसका मतलब क्या है? नॉन कंडक्टिंग क्यों मेंशन किया गया? इसलिए मेंशन किया गया है कि इस चार्ज की वजह से इस शीट पे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, किसी तरीके का इंडक्शन नहीं होगा. तो ये मास, ये जो ब्लॉक है, यहां पे कोई इंडक्शन कॉज नहीं करेगा, इसके लिए आपको नॉन कंडक्टिंग दे दिया गया. Assuming that the collision of the block with sheet is perfectly elastic, find the time period of motion of the block. अगर मैं इसको ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दूं तो इसका मोशन कैसे होगा? इधर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जाएगा शीट से टकराएगा, और कोलिजन दे रखा है आपको परफेक्टली इलास्टिक, मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा. ये जाएगा शीट से टकराएगा, मान लेते हैं वेलोसिटी v से टकराया. अगर वेलोसिटी v से टकराएगा तो इसी वेलोसिटी v से वापस लौट भी जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होकर v आ जाएगा, फिर ब्लॉक आगे जाएगा, फिर इधर आएगा, टकराएगा, फिर आएगा, एंड इस तरीके से मोशन करेगा. सबसे पहले तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज दिस मोशन SHM, इसका आंसर दे दूं तो जवाब है नो. SHM तो छोड़िए, ये मोशन आपका इक्विलिब्रियम या आपका ऑसिलेशन भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगी आपको. आप देख सकते हो हर एक पोजीशन पे इस पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इधर क्यों आया? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, माइनस सिग्मा है. तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज QE, दैट इज इक्वल टू सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस फोर्स इज कांस्टेंट. फोर्स कहीं पर भी जीरो है ही नहीं, और क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है, आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं है, और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है तो ऑसिलेशन ही नहीं होगा. SHM तो बहुत दूर की बात है. ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, और टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं है, ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए. स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बात की बात है, इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो ऑसिलेशन तो है ही नहीं है, SHM भी नहीं होगा. लेकिन हाँ, मोशन पीरियोडिक है. अगर आप इस मोशन को समझना चाहते हो तो दिस मोशन इज जस्ट लाइक, एक ग्राउंड पे आपने एक बॉल को गिरने के लिए छोड़ दिया है. ये बॉल नीचे जाती है, टकराती है, उछलती है, फिर गिरती है, फिर उछलती है, फिर गिरती है, एंड सो ऑन. इस तरीके का पीरियोडिक मोशन होगा. ये बॉल है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे बॉल गिरी, टकरा के वापस आई, फिर गिरी, फिर टकरा के वापस आई, फिर गिरी, फिर टकरा के वापस आई, एंड सो ऑन. तो मैं अगर इसका एक्सेलरेशन निकाल लूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, दैट इज सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m. अब ऐसे में बॉल को जाकर इससे टकराने में कितना टाइम लगेगा? या अगर ये हाइट h है तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है? अंडर रूट ऑफ 2h बाय g. ये डिस्टेंस आपको d दे रखा है, तो इसमें जो टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में एक बार, वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2d बाय एक्सेलरेशन सिग्मा Q इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट m, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट md बाय सिग्मा Q. इतना टाइम इस ब्लॉक को जाके टकराने में लगा इस प्लेट से, जैसे इस बॉल को ग्राउंड से टकराने में अंडर रूट ऑफ 2h बाय g लग रहा था. टकरा के वापस ऊपर जाएगा, हमें पता है जितने टाइम में नीचे जाता है उतने टाइम में वापस ऊपर भी जाएगा. तो आपका बॉल इस ब्लॉक को जाकर टकराने में और टकरा के वापस आने में कितना टाइम लगा? वही आपका टाइम पीरियड होगा, वो 2t हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू
4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एम डी बाय सिग्मा क्यू। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी वाला, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस एक्सेलरेशन का यूज करते हुए, डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हुए टाइम निकाल सकते हैं यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s बाय ए। यही यूज किया हमने, एस की वैल्यू कितनी, डी है, हमने यही यूज किया है यहां पर, अंडर रूट ऑफ 2 डी बाय एक्सेलरेशन। तो ये हम लोगों ने यहां पर टाइम पीरियड टाइम जाने का निकाल लिया, उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो वो वाला टाइम भी निकाल लेंगे। अगर आप निकालना चाहते हो कैसे निकलेगा वो टाइम, तो आप टकराते हो वेलोसिटी भी निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम निकल गया, v इज इक्वल टू ए टी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2AD, v आ गया। अब इसको वापस यहां आने में कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम जितने में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। फिर लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2AD माइनस ए टी, टू बोल देता हूं उसको, यहां से यहां जाने का टाइम t2, दिस इंप्लाइज फिर से आपके पास आ जाएगा t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2d बाय ए। देखिए सेम आंसर है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2d बाय ए। वही काम हमने यहां किया है, हमें डायरेक्टली टाइम पीरियड मिल गया 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एम डी बाय सिग्मा क्यू। क्वेश्चन काफी आसान था, मैं काफी ज्यादा डिटेल में बताने लग गया इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन खुद से कर लेने चाहिए।